एलएफपी के कोच हैं और पिछले कुछ सालों से अभी तक बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प कर चुके हैं उनके बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। हमारे एलएफपी के कस्टमर्स के फ्रेमवर्क्स को इम्प्लीमेंट करवाने में उनकी हेल्प कर चुके हैं। तो मैं फटाफट से इनवाइट करना चाहूंगा दोस्तों अरुणोबा सर को, जो कि आगे का सेशन जो है लीड करेंगे और इन दोनों ही फ्रेमवर्क्स के ऊपर आपको जो है आज की ट्रेनिंग देंगे। सो अरुणोबा सर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड ओवर टू यू सर। Hello. Good morning, sir. I hope I am clearly audible, right? Perfect. Sir, मैं अपना पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इफ इट इज विजिबल। परफेक्ट। सो नमस्कार दोस्तों, आज जैसे कि विवेक सर ने बताया कि आज हम प्रोडक्ट के ऊपर हम दो फ्रेमवर्क करने वाले हैं। अब तक हमने पीपल के ऊपर फ्रेमवर्क किया था, किस तरीके से आप मैन पावर को बिल्ड कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, बट हमें पता चला कि कंटिन्यूअस बहुत सारा पीपल के ऊपर फ्रेमवर्क आने की वजह से लोग बोल रहे कि सर हमें मार्केट में और भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, है ना, तो हमें उसके अराउंड भी चाहिए। तो पीपल वाले सेगमेंट पे कुछ फ्रेमवर्क्स अभी भी बाकी रहते हैं जिसको हमने अभी स्टॉप किया हुआ है। हम उस फ्रेमवर्क को भी कवर करेंगे आगे जाके। बट अभी के लिए हमने सोचा कि जितने भी पीस है उसमें से कुछ बेसिक फ्रेमवर्क हम लोग सबसे पहले कवर करते हैं, ताकि किसी भी पीस से कस्टमर अगर आपको प्रॉब्लम बता रहा हो तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए, राइट। हाँ, सबसे पहला फ्रेमवर्क जैसे कि सर ने बताया, व्रियो, वैल्यूएबल, रेयर, इनइमिटेबल, ऑर्गेनाइज, ये चार चीजों के ऊपर है। और दूसरा फ्रेमवर्क जो कि है दैट इज ऑन मार्केट स्विचिंग बैरियर, यानी आपका कस्टमर आपको छोड़ के चला जाता है, मार्केट स्विच करता है, राइट। आपका कस्टमर जो है आपको छोड़ के आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाता है, तो आप कैसे उसे रोक सकते हो, किस तरीके के बैरियर्स उस पर लागू हो सकते हैं, उसके ऊपर आज के दोनों फ्रेमवर्क है। शुरू करते हैं सबसे पहले रियो फ्रेमवर्क। क्यों करना चाहिए हमें? जब आप कस्टमर से मिलते हो, कस्टमर की ऐसी कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम है जो सुनने के बाद आपको ऐसा पता चल जाए कि भाई इस केस में तो रियो का फ्रेमवर्क ही है जो बहुत इफेक्टिवली काम करेगा, राइट। सबसे पहले, टू बिल्ड ए सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। अगर कोई अपना सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल क्रिएट करना चाह रहा है, बोल रहा है कि सर बिजनेस मॉडल बना तो लिया है पर आई डोंट नो लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा या नहीं, क्या लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है या नहीं, या फिर बोल रहा है कि सर चल रहा है बहुत अच्छे से, स्केल नहीं हो पा रहा है, या फिर बोल रहे हैं कि फ्यूचर में बिजनेस स्केलेबिलिटी के कुछ इश्यूज आ सकते हैं, है ना। अभी अभी तो ठीक है बट फ्यूचर में कैसे स्केल करूं नहीं समझ आ रहा है, या फिर स्केल हो पाएगा या नहीं वो एसेस भी नहीं कर पा रहा। अभी वो बिजनेस कहाँ पे है उसको एनालाइज करने के लिए और करेक्टिव मेजर क्या हो सकते हैं उस बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, वो समझने के लिए ये फ्रेमवर्क जरूरी है। अब देखते हैं आखिर ये रियो जो हम बोल रहे हैं, वैल्यूएबल, रेयर, इनइमिटेबल, ऑर्गेनाइज, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले वैल्यू, वी फॉर वैल्यू जो है वो बेसिकली आप अपने कस्टमर के लिए देखते हैं। यानी आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विस आप मार्केट में लेके जा रहे हो, क्या वो कस्टमर के लिए वैल्यूएबल है या नहीं। जब मैं वैल्यूएबल बोल रहा हूँ तो फिर इसका मतलब ये होता है क्या वो कस्टमर के लिए जरूरी है, क्या वो कस्टमर के लाइफ में वो वैल्यू क्रिएट कर रहा है। कई बार लोग कहते हैं सर मेरा ना प्रोडक्ट कोई खरीदता ही नहीं है। आपको कस्टमर का ऑब्जेक्शन आते होंगे कि सर प्रोडक्ट खरीदता नहीं है। सर एक बात समझो, प्रोडक्ट कब खरीदा जाता है? प्रोडक्ट तब खरीदा जाता है जब आपको उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, सिंपल, राइट। तो अगर आपका प्रोडक्ट मेरे लाइफ में वो वैल्यू क्रिएट कर सकता है, मेरी कोई नीड को फुलफिल कर सकता है, तब मैं प्रोडक्ट परचेज करूंगा, और मैं नहीं करूंगा। जिन लोगों ने 8P वाला जो फ्रेमवर्क का सेशन मैंने लिया था वो अटेंड किया होगा, उनको पता होगा, मैंने एक चाय वेंडर के एक टी सेलर के एग्जांपल दिया था वहां पे। मैंने बोला था कि सर अगर कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो तो फिर प्रोडक्ट चलेगा, अगर मुझे आता है इसलिए मैं बेच रहा हूँ तो फिर प्रोडक्ट नहीं चलेगा। ऑफिस एरिया है जहां पे 10 रुपए का समोसा सेल हो सकता है, मैक्सिमम 15 रुपए का बिक जाएगा, वहां पे मुझे आता है, मैं प्रीमियम क्वालिटी का समोसा बना सकता हूँ सारे प्रीमियम मटेरियल डाल के, और मैं कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है मैं 80 रुपए का एक समोसा सेल करूंगा। 80 रुपए का समोसा बिकता है, ऐसा नहीं है नहीं बिकता है,
बस यहाँ पे जो ऑडियंस है ना, उसके लिए वो 80 रुपए का वैल्यू आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो क्या आपका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। अगर आंसर आपका यस है, तो फिर हम नेक्स्ट पे मूव कर सकते हैं। अब चलिए, वैल्यू क्रिएट कर लिया। अब वैल्यू क्रिएट करने वाले तो हो सकता है भाई मार्केट में हजारों बैठे हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं कॉम्पिटिटिव स्पेस में खेल रहा हूँ, क्या मैं रेड ओशन में खेल रहा हूँ, या फिर मैं ब्लू ओशन में खेल रहा हूँ। ब्लू ओशन क्या होता है, जहां पे कंपटीशन कम होता है, या फिर आप अकेले प्लेयर हो, या फिर ज्यादा से ज्यादा दो तीन प्लेयर हो। हम्म? तो आपका सर्विस या प्रोडक्ट मार्केट में रेयर है या नहीं। राइट। जैसे जैसे बड़ा बिजनेस का एग्जांपल ले लेते हैं। बड़ा बिजनेस जिस तरीके की सर्विसेज देते हैं, मार्केट में बहुत कम लोग ऐसे होंगे, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होंगे जो इस लेवल की सर्विसेज देते होंगे। वहीं पे अगर मैं बाकी किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करूं, तो आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल फोन बेचने की बात करता हूं मैं। हाँ, फोन में बहुत सारे कॉम्पिटिटर है मार्केट में, वो रेयर नहीं है। बट बड़ा बिजनेस जो सर्विस दे रहा है वो रेयर। तो जब कस्टमर कहता है कि भाई, मेरा जो कस्टमर है, आपको कस्टमर बोल रहा है कि सर मेरा कस्टमर जो है ना, मुझे छोड़ के चला जाता है किसी और के पास, किसी और कॉम्पिटिटर के पास। तो आप बोलो कि भाई, आप वो सामान बेच रहे हो जो हर कोई बेच रहा है, और अगर आप वो करोगे जो हर कोई कर रहा है, तो फिर या तो आपको डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा, या उधारी में माल बेचना पड़ेगा, या तो फिर कुछ दिनों में आपको दुकान बंद करनी पड़ जाएगी, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर आपका बिजनेस खा जाएगा। तो देखना पड़ता है कि बिजनेस में आप मार्केट में रेयर प्रोडक्ट और सर्विसेज लेके आ रहे हो। सी, एक एक बहुत बहुत जेन्युइन से एक लाइव एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कुछ अभी जस्ट 2-3 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है rather, जब ये कोविड वाला फेस चल रहा था। कोविड में सबसे ज्यादा जरूरी चीज कस्टमर के लिए क्या था? वैक्सीन। कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड सो ऑन सो फॉर्थ, जो भी आया मार्केट में, वो कस्टमर के लिए वैल्यूएबल था। कस्टमर को इसकी जरूरत थी, जितने भी लोग इन्फेक्टेड थे उनको उसकी जरूरत थी। तो दैट वाज वैल्यूएबल। रेयर, क्या मार्केट में कोविशील्ड के 1000 तरीके के कोविशील्ड मिल रहे थे? ना, आंसर इज नो। क्या 1000 कोवैक्सीन मिल रहे थे? आंसर इज नो। 2 या 3 वेरिएंट थे जो यूज हो सकते थे एज अ वैक्सीन, राइट। तो रेयर था। उस टाइम पे उन कंपनीज ने जितना भी सेल किया, वो पूरा प्रॉफिट में उन्होंने सेल कर पाया। क्यों? वैल्यू भी डिलीवर किया, रेयर भी थे। अच्छा, तीसरा चीज, अब अच्छा मैंने बोल दिया कि वैल्यू रेयर। रेयर में मैंने बड़ा बिजनेस का एग्जांपल लिया, हम रेयर है, बट अभी भी 2 4 5 लोग ऐसे हैं जो शायद हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं, उस स्केल पे ना करें, बट काम कर रहे हैं छोटे मोटे। अब तीसरा, अब उस पे आ जाते हैं, तो इन इमिटेबिलिटी, यानी क्या मेरा जो स्टाइल है, मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो सर्विस है, वो कॉपी हो सकता है या नहीं, इमिटेट हो सकता है या नहीं। अब अगेन बड़ा बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं। कितने ये जितने भी छोटे प्लेयर्स हैं, उन लोगों के लिए विवेक सर का स्टाइल कॉपी करना या उनका कंटेंट कॉपी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पहले, विवेक सर का नेटवर्क यूज करके आप देखते होंगे हमारे कोर्सेज के जो स्पीकर्स है, ऐसे स्पीकर उनके लिए इमिडिएटली लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर ले भी आते, तो वो मॉडल अभी हम जहां पे है, वहां पे आने में उनको कम से कम 8 से 10 साल चाहिए। तब तक हम कहीं और ही ऊपर लेवल पे पहुंच चुके होंगे। तो कंपटीशन रहेगा मार्केट में, बट कॉम्पिटिटर इतने मिनिमम लेवल पे ऑपरेट कर रहे होंगे ना, तो उसका हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पहला, कोविशील्ड का एग्जांपल वापस लेते हैं। कोविशील्ड का एग्जांपल क्या हुआ कि कोविशील्ड जो है वो पेटेंटेड ड्रग है, वो पेटेंटेड मेडिसिन है। क्या कोई और उससे कॉपी कर सकते हैं? क्या आज अगर मैं और आप चाहे कि हम भी भाई कोविशील्ड बना के बेचेंगे मार्केट में, क्या हम कर सकते हैं? आंसर इज नो। हम उसे इजीली कॉपी नहीं कर सकते, इनएमिटेबल है। तो बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकता है। अब ये तीनों चीजें हो गई। अब चौथी चीज, अच्छा, पहला वैल्यू किसके लिए था? कस्टमर के लिए। रेयर किसके लिए था? मार्केट में मेरे कस्टमर और कॉम्पिटिटर दोनों के लिए। इनएमिटेबल किसके लिए था? कॉम्पिटिटर और पोटेंशियल कॉम्पिटिटर जो इन फ्यूचर आ सकते हैं उनके लिए। अब चौथी चीज, भाई मेरे लिए भी कुछ होना चाहिए। तो मेरे लिए क्या है? ऑर्गेनाइज बिजनेस। मेरे लिए ऑर्गेनाइज तरीके से ग्रो करे, ऐसा बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस में एसओपीज होने चाहिए, प्रोसेसेस होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिफाइंड होना चाहिए, ताकि मैं एक दुकान से 100 दुकान पे पहुंच सकूं।
नहीं तो मैं हमेशा ठग्गू ठग्गू के लड्डू बेचने वाला बन के रह जाऊंगा, जो प्राउडली आज भी ये कह रहे होते हैं कि भाई हमारी कोई शाखाएं नहीं है। दैट मीन्स आपके पास मौका था बड़ा एक मार्केट को कैप्चर करने का, बट आप नहीं कर पाए। आप बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाए। क्यों? आपका बिजनेस ऑर्गेनाइज नहीं है, आपके बिजनेस में आपने प्रोसेस डेवलप नहीं किया। इसलिए 10 करोड़ का जो मार्केट आप ले सकते थे, उसमें वो 10 दुकान खोल के, उसमें एक दुकान खोल के 1 करोड़ के मार्केट में ही आप खुश हो। आपका बिजनेस ऑर्गेनाइज नहीं है, यानी आपका बिजनेस स्केलेबल नहीं। वहीं पे बड़ा बिजनेस को देखिए, बड़ा बिजनेस का ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। हमने हमारे सेल्स हो चाहे सर्विस हो, हर एक चीज को एक ऑर्गेनाइज तरीके से बिल्ड कर रखा है। इसलिए हमारा बिजनेस स्केलेबल है। हम देश के किसी भी कोने में आज हमारा सर्विस डिलीवर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर देश के हर कोने में हमारे आईबीसी भाई आज मौजूद है, जो हमारे इन सर्विसेज को लोगों तक लेके जाने में हमारी मदद करें। राइट? तो जब भी कस्टमर ये कहे कि भाई लोग नहीं खरीदते, तो वैल्यू, लोग चले जाते हैं, तो रेयरिटी, अच्छा कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाता है तो इनइमिटेबिलिटी। और भाई सब सही चल रहा है, पर एक गल्ला छोड़ के ना उठना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं बिजनेस को बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ, स्केल नहीं कर पा रहा हूँ। दैट इज वेयर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है कि नहीं, बिजनेस का ऑर्गेनाइज प्रोसेसेस है कि नहीं, दैट कम्स इनटू पिक्चर। राइट? अब ना हम थोड़ा सा बिजनेस के स्टेज को समझेंगे। कैसे? कि अगर मान लीजिए वैल्यू देते हैं बट रेयर नहीं है, इनइमिटेबल नहीं है, तो वो स्टेजेस को हम थोड़ा सा समझेंगे अगले स्लाइड। अभी एक वीआरआईओ एनालिसिस है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मॉडल के तहत, जो बेसिकली ये दिखाता है कि आपके जो रिसोर्सेज है, आपकी जो कंपनी है, आपकी जो कैपेबिलिटी, क्या वो फ्यूचर में ग्रो करेगी या नहीं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये वैल्यूएबल, अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस वैल्यूएबल तो है, बट आई मीन सॉरी वैल्यूएबल नहीं है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वैल्यूएबल भी अगर नहीं, स्टार्टिंग पहला पॉइंट वैल्यूएबल ही नहीं है, तो सबसे पहले तो ये है कि आप कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज फेस करने वाले हैं। यानी आप मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। आप कस्टमर के लिए वैल्यू नहीं डिलीवर कर रहे हो, जो चीज मुझे नहीं चाहिए वो चीज मुझे कोई क्यों बेचे और मैं क्यों खरीदूंगा। राइट? तो मैं कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज फेस करने वाला हूं, यानी मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। अच्छा, कस्टमर सामने से कहता है भाई कस्टमर के लिए तो बहुत वैल्यू डिलीवर कर रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा, सर्विस बहुत है, कस्टमर खुश है, बट रेयर नहीं है। अब वैल्यूएबल तो है, ठीक है, वैल्यूएबल है, बट रेयर नहीं है। तो क्या है? कॉम्पिटिटिव पैरिटी, यानी आप कंपटीशन में फंस जाओगे, आप मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स के बीच में फंस जाओगे। वहां पे आपको क्या करना होगा? वही जो मैंने लास्ट टाइम बताया था अभी, अगर सब जो कर रहे हैं आप वो कर रहे हो, या तो आप डिस्काउंट में बेचोगे या फिर आप उधारी पे आपको बेचना पड़ेगा। ठीक है? अब कस्टमर बोल रहे हैं नहीं भाई रेयर भी है, बहुत ज्यादा लोग हैं नहीं अभी मार्केट में, बट इनएमिटेबल नहीं है। वैल्यूएबल है, रेयर है, इनएमिटेबल नहीं है। यानी मेरा बिजनेस जो है वो बहुत आसानी से कॉपी हो सकता है। कोई भी कल के दिन अगर थोड़ा पैसा लगा के बिजनेस करना चाहे, तो मेरा धंधा डिट्टो कॉपी कर लेगा। तो नाउ इसमें इसका मतलब ये होता है कि आप अभी इस स्टेज पे हो, टेम्पररी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो सही, बट वो कब तक है? जब तक कोई नया प्लेयर मार्केट में नहीं आता है। तब तक आप जितना पैसा छापना है, जितना पैसा बनाना है बना लोगे, पर उसके बाद आप नहीं टिक पाओगे। तो ये चीज आप अपने कस्टमर को समझाओ कि सर, अगर ऐसा है कि आपका बिजनेस इनिमिटेबल नहीं है, आपका बिजनेस इजीली इमिटेबल है, तो फिर अभी तो आप पैसा छाप रहे हो, आप खुश हो कि भाई बहुत पैसा कमा रहा हूँ, प्रॉफिटेबल हूँ, हाँ, लोग बहुत खरीद रहे हैं, मैं रेयर भी हूँ, बट कल के दिन अगर कोई बड़ा प्लेयर आ गया, तो आपका हाल भी वही होगा जो वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल, एयरटेल का हुआ है। जियो जैसा एक बड़ा प्लेयर आएगा अचानक मार्केट में और पूरा मार्केट छीन के लेके चला जाएगा। क्यों? कोई बड़ा प्लेयर वो पैसा बर्न कर सकता है अपना, है ना, और साथ में आपके जैसा डिट्टो बिजनेस मॉडल भी कॉपी कर सकता है। तो आपके पास ऐसा क्या है कि कस्टमर रुके? आप बोल रहे हो कस्टमर नहीं रुकता है, तो भाई कस्टमर रोकने का वजह भी तो दो, कस्टमर को क्यों रुके वो कस्टमर। तो बिजनेस इनइमिटेबल होना चाहिए। अच्छा, अब कस्टमर ने बोल दिया भाई इनइमिटेबल है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास पेटेंट है, ठीक है, सब बढ़िया, बट अब बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइज नहीं है, मैं गल्ला नहीं छोड़ पा रहा। सो दिस इज द स्टेज जहां पे होता है अनयूज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
यानी मेरे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अब मैंने कोवैक्सीन बना लिया भाई, वैल्यू भी दे रहा हूँ, रेयर भी है, इनइमिटेबल भी है, बट ऑर्गेनाइज नहीं है। मैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं बना सकता हूँ, मैं पूरे देश में नहीं बेच सकता हूँ। मैंने दिल्ली में बनाया, मैं बस दिल्ली दिल्ली में बेचूंगा। भाई 100 करोड़ की आबादी वाली देश में अगर मैं दिल्ली की बस पॉपुलेशन को सर्व कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट ऑर्गेनाइज, मेरे पास बिजनेस मॉडल ऑर्गेनाइज नहीं है, मैं कितनी बड़ी मार्केट को छोड़ रहा हूँ। अनयूज्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अनयूज्ड मार्केट है मेरे पास, जिसपे अगर मैं एंटर कर जाऊं तो पूरा मार्केट मेरा हो सकता है। क्योंकि वहां पे भी मैं वैल्यू डिलीवर करूंगा, मैं रेयर भी रहूंगा, इनिमिटेबल तो मैं पहले से हूं, बट बस ऑर्गेनाइज नहीं है मेरा बिजनेस, इस चक्कर में अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहा। तो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई बिजनेस को ऑर्गेनाइज भी बनाओ सर। अब कैसे बनेगा, वो तो एलएपी में आने के बाद बनेगा। हाँ, एलएपी में आने के बाद आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप बिजनेस को ऑर्गेनाइज तरीके से ग्रो कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने बिजनेस में एसओपीज डेवलप कर सकते हो, प्रोसेसेस ला सकते हो, किस तरीके से गल्ला छोड़ सकते हो। ये सारी चीज एलएपी में ऑब्वियसली जैसे जैसे हम फ्रेमवर्क की जर्नी करेंगे, आप लोग भी सीखोगे, आप लोग भी समझोगे, आप बताओगे कस्टमर को। बट जब विवेक सर से सुनेंगे ना वो लोग इवेंट में आके, और जब कोच उसको हैंड होल्ड करेगा उस पर्सन को, उसे बोलो कि भाई, जब विवेक सर से सुनोगे, जब कोच का हैंड होल्डिंग मिलेगा ना, उस टाइम पे आपकी गेम वहीं पे हो जाता है सर। वो 3 दिन बाद आप एक नया बिजनेसमैन बन के निकलते हो वहां से। तो ये तो था वीआरआईओ का हमारा फ्रेमवर्क। अगर ये चारों चीजें सही चलती है तो आप बोल सकते हो कि सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। सस्टेन, लंबे समय के लिए, सस्टेनेबल, लंबे समय तक। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटर मेरा कुछ कर नहीं सकता, एडवांटेज मेरे पास है ही, मैं वैल्यू भी दे रहा हूँ, रेयर भी हो, इनएमिटेबल भी हो, और ऑर्गेनाइज तरीके से मैं मेरे बिजनेस को एक दुकान से 100,000, 10,000, 1 लाख दुकानों तक ग्रो भी कर सकता हूँ। या फिर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मेरे बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ। ये था बीआरआईओ का फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क देख लीजिए भाई। फ्रेमवर्क में सबसे पहले बोला गया है कि BRIO, इन चारों चीजों पे जल्द से जल्द अपने आप को रेट करिए, 1 से लेकर 10 तक के स्केल में। ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ऐसे कौन से 3 चेंजेस आप लाएंगे, जिससे आप जो है आपके BRIO वैल्यू और ऑर्गेनाइज, इन 4 कैटेगरी में क्या चेंजेस आप ला सकते हो। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेमवर्क पे, मार्केट स्विचिंग बैरियर। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है ये, मतलब ट्रस्ट मी, मैं जितने कस्टमर से बात करता हूँ शायद 90-95% कस्टमर ऐसे होते हैं, ये कहते हैं कि सर, जितने भी मेरे कस्टमर हैं ना वो छोड़ के चले जाते, कॉम्पिटिटर के पास चले जाते हैं, है ना। चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे कोई छोटा शॉप हो, हर किसी का एक ही प्रॉब्लम है, मार्केट में कंपटीशन बहुत है। अच्छा, ये कब होता है, जब आप इनिमिटेबल नहीं हो। बट हाँ, कुछ केसेस में आप इनिमिटेबल नहीं भी हो सकते हो। कॉमोडिटी बिजनेस अगर है, तो वहां पे अगर कोई चावल बेच रहा है, मैं बोल रहा हूँ इनिमिटेबल बनो, हाँ, तो फिर वो थोड़ा सा, है ना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ केसेस में। दावत ने एक बार कुछ एक इनोवेशन लाया, दावत ने बोला भाई अलग अलग कैटेगरी में पैक करेंगे, है ना, तो उन्होंने किया, पंसारी ने किया, ऐसे इंडिया गेट ने किया। बट अभी अगर राइस के मार्केट में मैं अचानक से कुछ इनोवेशन लाने को बोलूंगा ना, तो फिर बहुत कम चांसेस है। वो कॉमोडिटाइज मार्केट है। अगर कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जहाँ पे जैसे मैंने फोन्स की बात करी, तो वहां पे आप मतलब ऑल ऑफ ए सडन इनइमिटेबल कुछ नहीं ला सकते। वहां पे आपको कुछ ना कुछ स्विचिंग बैरियर डालना पड़ेगा कस्टमर के लिए, ताकि कस्टमर स्विच होने से मना कर, कस्टमर स्विच होना बंद कर। अब वो कैसे होगा, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि ये फ्रेमवर्क क्यों करें। पहले तो ये है टू डील विद कॉम्पिटिटर, भाई कॉम्पिटिटर बहुत हो गए मार्केट में, कैसे डील करें। दूसरा, कस्टमर रिटेंशन रेट, कस्टमर मेरे साथ लंबे वक्त तक जुड़ा रहे, मेरा ही प्रोडक्ट ले और यूज भी करता है। टू रिड्यूस चर्न रेट, कस्टमर मुझे छोड़ के जाए ना। और टू इंक्रीज बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म में बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके लिए। एक गोल्डन स्टेटमेंट है सबसे पहले, लॉस एवर्शन स्ट्रॉन्गर देन गेनिंग समथिंग न्यू। जो कुछ खोने का, जो लॉस होने का जो चीज है ना, वो कई बार हमें नया जो हमें मिल सकता है उससे ज्यादा हैवी फील हो रहा होता है। अगर अगर कोई चेंज करना चाहता हो, तो उस चेंज करने में जो नुकसान दिखता है मुझे, वो नया चीज मिलने पे जो फायदा है उससे ज्यादा दिखता है, जिसकी वजह से हम चेंज नहीं करते। अब इसी साइकोलॉजी पे आपको खेलना है, इसी साइकोलॉजी का आपको यूज करना है आपके कस्टमर के साथ, ताकि आपका कस्टमर आपको छोड़ के ना जाए। वो कैसे करेंगे देखते हैं।
टाइप्स ऑफ स्विचिंग बैरियर्स देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या स्विचिंग बैरियर है। सबसे पहले प्रोसीड्यूरल स्विचिंग बैरियर, यानी स्विचिंग के प्रोसेस को इतना डिफिकल्ट कर दो कि कस्टमर छोड़ के जाने का ना सोचे। अब मान लीजिए मेरा कोई भी XYZ बैंक में अकाउंट है, और मैं XYZ बैंक से ABC बैंक में शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो उसका प्रोसेस जो है ना, इतना लेंथी प्रोसेस होगा, इतना डॉक्यूमेंटेशन होगा, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन करो, मेल करो, ये वो। मैं बोलूंगा भाई रहने दो, उसी बैंक में अकाउंट रहने दो, मैं दूसरे ब्रांच में नया अकाउंट खोलूंगा किसी दूसरे वो बैंक का। तो ये क्यों करते हैं ये? लोगों को लगता है कि भाई ये ना जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। हाँ एग्री, डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, बट इसके पीछे का साइंस ये है कि आपके साइकोलॉजी के साथ लेके आ जा रहा है यहाँ पे कि भाई इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन के झंझट में फंसने से बढ़िया नया अकाउंट खोल लो। तो फिर इवेंचुअली हुआ क्या, आप पुराने बैंक के भी कस्टमर बने रहे। पुराना वाला जो आपका XYZ बैंक था, आप उसे छोड़ के नहीं गए, आपने चेंज नहीं। दैट इज कॉल्ड प्रोसीड्यूरल स्विचिंग। ठीक है, प्रोसीजर को टफ कर दो ताकि वो स्विच ना। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर स्विचिंग बैरियर, है ऑल्टरनेट ढूंढने का, ऑल्टरनेट सीखने का, या उसे इंप्लीमेंट करने का जो एक्सपेंडिचर है उसे बहुत हाई कर। कैसे कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, विंडोज का अगर आप ऑल्टरनेटिव ढूंढने जाओ, ठीक है, एक पूरा मतलब मान लीजिए एक ऑफिस में 600 लोग बैठते हैं, सब लोग MS ऑफिस चलाते हैं, एक्सेल चलाते हैं। ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव है, लीवर ऑफिस है, आप मैक में आ जाइए, वहां पे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके लिए। बट प्रॉब्लम ये है, वो सारी टूल्स, पहली बात तो लीवर ऑफिस ढूंढना, अब मुझे पता है तो मैं बता रहा हूँ, बट जिन लोगों को नहीं पता वो ऑनलाइन जाकर सर्च करना टाइम टेकिंग है उसके लिए। दूसरा चीज, अब वो आइडेंटिफाई कर भी लिया, सारे चीजों को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, उस पे लोगों को ट्रेन करना कि कैसे यूज करे, उसके बाद देखना एफिशिएंसी उतनी ही है या नहीं है। जो एक्सेल चलाता है उसे ऑल ऑफ अ सडन में अगर शिफ्ट कर दूं ना गूगल शीट पे भी, तो भी वो इंसान थोड़ा सा ना उसका स्पीड कम हो जाता है, जबकि गूगल शीट इज क्वाइट इजी टू यूज, बट फिर भी उसका स्पीड कम हो जाता है। क्यों? वो उस इंटरफेस के उतना अच्छे से नहीं जानता, उतना अच्छे से नहीं समझता। तो वो एक कंपनी के लिए, अब एक एम्प्लॉय का मैं बोल रहा हूँ कि भाई एफिशिएंसी अगर 30% डाउन, सोच के देखिए 600 लोगों का एफिशिएंसी 30% के हिसाब से डाउन, वो कितना बड़ा कॉस्ट है एक कंपनी के लिए। एक तिहाई कॉस्ट कंपनी का इंक्रीज हो गया इस चीज की वजह से। कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर मान लीजिए 10 करोड़ का है पूरे साल भर का, तो वो कॉस्ट अब 13 करोड़ का बन चुका है। तो 3 करोड़ कंपनी क्यों एक्स्ट्रा खर्चा करे? इस चक्कर में कंपनी चेंज नहीं करती। कई बार तो बहुत सारे नए फीचर के साथ लिबर ऑफिस फीचर ज्यादा है, बट लोग चेंज नहीं करते। क्यों भाई? कौन नया फीचर फिर से सीखे? दोबारा से उसे सीखना पड़ेगा कैसे यूज करे। उस पर लोग बोलते हैं ना कि हाथ नहीं शायद बैठ रहा है उस पर। हाँ एक्सेल पे बैठ गया है, मुझे पता है कहा मैं आंख बंद करके चला लूंगा, उस पर नहीं चला पाएगा। तो वो एक्सपेंडिचर स्विचिंग बैरियर, उसे ढूंढना, सीखना, इंप्लीमेंट करना, डाउनलोड करना, वो सारा कॉस्ट है इस पे। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल स्विचिंग बैरियर। फाइनेंशियल स्विचिंग बैरियर क्या होता है कि जैसे LIC करता है। अच्छा ये सारा एग्जांपल बाय द वे मैं आपके लिए तो बोल रहा हूँ, बट ये आपको आपके कस्टमर को बताना है। जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो ना, तो उनको बताना है कि भाई आपके बिजनेस में बस इतना पूछो कि सर स्विचिंग बैरियर क्या है। कस्टमर स्विच कर रहा है, बहुत बढ़िया, स्विचिंग बैरियर क्या है? मैं रुक जाऊंगा, मैं एज अ कस्टमर आप ही के साथ रुका रहना चाहता हूँ सर, मैं लॉयल कस्टमर हूँ, बचा तो दो, क्यों रुकू? या फिर छोड़ के जाने पे क्या नुकसान है वो तो दिखाओ मुझे, नहीं तो फिर मैं क्यों रुकू? कस्ट आपका तो कॉम्पिटिटर मेरे को बोल रहा है भाई 10 रुपए कम रखूंगा मैं तेरे से, मैं क्यों ना शिफ्ट करूँ सर? तो उस टाइम पे उसका दिमाग का ढक्कन खुलता है कि भाई हाँ यार, मैंने सही में कस्टमर के लिए ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। तो उसे बोलो सर मैं कुछ ना एग्जांपल देता हूँ आपको। प्रोसीड्यूरल स्विचिंग बैरियर, अगर वो स्विच करना चाहे उस प्रोसेस को लंबा कर दो। एक्सपेंडिचर, आपके ऑल्टरनेट ढूंढने में, आपके प्रोडक्ट के ऑल्टरनेट ढूंढने में उसे मेहनत करना पड़े। फाइनेंशियल स्विचिंग बैरियर जो LIC करता है, जैसे मैं बता रहा था कि अगर मान लो आपने एक पॉलिसी ली, ठीक है, मान लो आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए। आपको जो 5 साल के बाद फॉर एग्जाम्पल एक लमसम अमाउंट ले ले तो मुझे आइडिया नहीं, 6 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है, 5 साल बाद। अब जैसे ही आपने मान लीजिए 2.5 साल होगा, 2.5 साल बाद आपने बोला कि भाई मेरे को तो पैसे जरूरत है, अभी चाहिए मेरे को किसी वजह से। तो क्या होता है कि कहते हैं कि सर ठीक है आप विड्रॉ कर लो, आप 5 लाख में से जितना भी अमाउंट चाहे आप विड्रॉ कर सकते हो।
बट अब तक मान लीजिए, अब 2.5 साल में मेरा 5 लाख रुपए जो ऑलमोस्ट मेरा 5,40,000 रुपए बन चुका है। पर सर जैसे ही आप विड्रॉ करोगे ना, 40,000 का जो एडिशनल इंटरेस्ट आपको मिला है ना, वो रिड्यूस होकर मैक्सिमम 8,000 रुपए रहेगा। तो उस इंसान को अब क्या दिखता है कि भाई 40,000 से 8,000, और सामने जाकर मैं चलो 10,000 और ले लूंगा, टोटल में मेरे को 18,000 मिला। अगले 2.5 साल में 10,000 और मिल जाएगा, 10 प्लस 18,000 मिला, जबकि मुझे मिलना कितना था, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है, 82,000 रुपए का नुकसान है। नाउ दैट इज फाइनेंशियल स्विचिंग बैरियर। वो कहीं और से उधारी पे पैसा ले लेगा, अपने फिक्स डिपॉजिट पे हाथ नहीं लगाया, वो फाइनेंशियल स्विचिंग बैरियर होता है। ठीक है, वो फाइनेंशियल लॉस दिखता है उसको तो इसलिए वो शिफ्ट नहीं करता, उसलिए वो पैसा ड्रॉ नहीं करता, चेंज नहीं करता है। कोई नया कंपनी आके बोलेगा कि भाई मैं 5 का 6 की जगह 6.25 कर दूंगा, वो तब भी बोलेगा भाई ऑलरेडी मेरा इतना नुकसान हो जाएगा वहां पे कि तुम्हारा 25,000 इसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट है ही नहीं मेरे लिए। तो फाइनेंशियल स्विचिंग बैरियर है। देन आप कस्टमर को बोल सकते हो कि सर जहां पे बाकी कुछ नहीं अप्लाई होता, तो रिलेशनल स्विचिंग बैरियर तो बना ही सकते हो सर। कस्टमर के साथ रिश्ता तो ऐसा बना सकते हैं ना। आधे किराना का दुकान तो ऐसे ही चल रहा है, आधे किराने की शॉप रिलेशनल स्विचिंग बैरियर पे चल रहा है। मामा का दुकान है, चाचा का दुकान है, अरे चाचा जी के शॉप से ले आइए सामान, रिलेशनल स्विचिंग बैरियर है। बगल में और दुकान होगा, उस पे और अच्छा सामान होगा, अरे भाई उनके दुकान के सामने से जब सामान लेके जाएंगे ना दूसरे दुकान से, वो अगर देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा, हम बहुत पुराने कस्टमर हैं इनके, हाँ। तो रिलेशनल स्विचिंग बैरियर, इतना रिलेशन बना लिया ना उस कस्टमर के साथ दुकानदार ने, कि वो स्विच करने से पहले अब सोच रहा है कि भाई उनके दुकान के सामने से दूसरे दुकान का सामान लेके जाने से पहले सोचता है कि भाई वो देख लेंगे तो उनको बुरा लगेगा, तो कस्टमर स्विच नहीं करता है। तो आप अपने कस्टमर को बोलो सर कुछ नहीं कर पाओगे ना, कुछ और स्विचिंग बैरियर नहीं सूझ रहा है ना, नहीं आ रहा है दिमाग में, क्या करो, रिलेशन बना लो कस्टमर के साथ इस लेवल पे कि कस्टमर खुद से आपको छोड़ के जाने से पहले सोचे। देन आता है इमोशनल कॉस्ट एंड साइकोलॉजिकल रिस्क। ये एग्जांपल सबसे बढ़िया एग्जांपल हो सकता है जैसे मर्सिडीज का। अगर अगर मान लीजिए कोई इंसान मर्सिडीज ड्राइव कर रहा होता है, ठीक है, अब ऑल ऑफ ए सडन आपने उनको ये बोला कि मर्सिडीज से मूव करके आप कोई भी और एक्स वाई से गाड़ी, वो चला रहा था, जो गाड़ी चला रहा था वो चला रहा था मे बी 80 लाख 1 करोड़ रुपए का। आप उसे बोलो कि 10 लाख में एक गाड़ी है भाई, उसका फीचर उससे भी बढ़िया है जो तू चला रहा है, 1 करोड़ वाले गाड़ी से बढ़िया फीचर है, चेंज कर ले। या फिर आईफोन चला रहा है कोई, हाँ, आईफोन चला रहा है, 1.5 लाख का आईफोन चला रहा है, आप उसे बोलो कि भाई ज्यादा फीचर के साथ ना एक्स वाई से कोई एक फोन आया है जो 15,000 रुपए में मिल जाएगा, वो कभी भी शिफ्ट नहीं करेगा, वो कभी भी स्विच नहीं करेगा। रीजन इमोशनल कॉस्ट, साइकोलॉजिकल रिस्क। उसे लग रहा है कि भाई मैं बड़ा प्रीमियम दिख रहा हूँ मर्सिडीज में, उसे लग रहा है आईफोन चलाते हुए मेरे को प्रीमियम, लोग मेरे को कंसिडर कर रहे हैं एज ए प्रीमियम पर्सन। जैसे मैं उससे हटके ना मैं किसी दूसरे एक्सवाइजी गाड़ी पे एक्सवाइजी फोन पे आ जाऊंगा ना, मेरे को वो वैल्यू नहीं मिलेगा सोसाइटी में। अच्छा कई बार ये ना साइकोलॉजिकल गेम ही है, वो बस उसे लग रहा होता है, एक्चुअली में है नहीं ऐसा कुछ, बट उसे लग रहा है कि भाई क्या पता लोग ऐसा सोचेंगे। तो क्या मैं अपने कस्टमर में मेरे प्रोडक्ट के थ्रू कोई ऐसा सेंस ऑफ प्राइड क्रिएट कर सकता हूँ जो, अच्छा बहुत लोग होते हैं जो आर्मी से रिलेटेड प्रोडक्ट यूज करते हैं, हाँ, आर्मी से रिलेटेड प्रोडक्ट यूज करते हैं, इमोशनल टच, वो छोड़ के किसी और के पास जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे उसके साथ उसके जो आदर्श है, उसके जो वैल्यूज है, उसके साथ मैच होता हुआ दिख रहा है। अब आप कोई दूसरा प्रोडक्ट लेके जाओ उससे अच्छा, वो तब भी शिफ्ट नहीं करेगा। वो बोल रहा है कि इस चीज की वजह से मुझे मार्केट में एक अलग वैल्यू मिल रही है, मेरे को सोसाइटी में अलग वैल्यू मिल रहा है, अलग रेस्पेक्ट मिल रही है, तो मैं क्यों शिफ्ट करूं? तो क्या आपका कस्टमर जिनसे आप कंसल्ट कर रहे हो, क्या वो ऐसा कोई सेंस ऑफ प्राइड क्रिएट करने वाला काम कर सकता है? बहुत सारे केसेस में ऐसा भी, मैं अभी रिसेंटली देख रहा था एक वीडियो जहां पे आर्मी वेटरन की एक शॉप है, प्रीवियस उन्होंने आर्मी में सर्व किया बहुत साल, तो है ना, वो ऐसे प्राउडली बोलते हैं कि भाई डायरेक्टली देश के लिए नहीं कुछ कर पाया, बस वो आर्मी वाले का शॉप है जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, उसी के लिए कुछ कर लूंगा तो मेरे को ये लगेगा मैंने देश के लिए किया। वो उसका रेगुलर कस्टमर है सर, वो छोड़ के नहीं जाता। और मार्केट में उस बंदे के बारे में, उस कस्टमर के बारे में ये चर्चा है कि भाई वो कितना डेडिकेटेड है इंसान, कितना देश को लेकर सोचता है। एक आर्मी के दुकान को छोड़ के बगल वाला दुकान अगर सस्ते में भी देगा तो भी नहीं जाता। और दैट इज इमोशनल कॉस्ट, साइकोलॉजिकल रिस्क। वो कभी छोड़ के जाएगा नहीं, उसका मार्केट में वैल्यू ऐसा बन चुका है, लोगों उसके बारे में परसेप्शन बना चुके हैं कि जिस दिन वो दुकान छोड़ के दूसरे दुकान से वो सामान लेगा ना,
उसकी मार्केट में वैल्यू डाउन हो जाएगी। लोग बोलेंगे भाई ये तो हर किसी से खरीद रहा है, तो कस्टमर कभी छोड़ के नहीं जाता है। फिर क्या है, फिर है कस्टमर सर्विस। इतना ब्रिलियंट कस्टमर सर्विस तो कि बोले कि भाई ऐसा ऐसा सर्विस कहीं और मिल नहीं सकता। पुजारा टेलीकॉम मोबाइल फोन तो हर कोई बेचता है, पुजारा कस्टमर सर्विस पे फोकस है। तो कस्टमर सर्विस इतना बेहतरीन कस्टमर सर्विस दो ताकि आपका कस्टमर बोले भाई प्रोडक्ट तो ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस जो है ना वो इनसे बढ़िया कोई नहीं दे सकता। दुकान में वो एक्सपीरियंस क्रिएट करो। दुकान कई बार शॉप में जाने के बाद आप देखोगे ना, मैंने एक बार एक एग्जांपल भी दिया था शर्ट के दुकान का। वहां पे बाकी दुकानें होती है, दो शर्ट दिखाते, कहते सर आप बस कलर देख लो, फिटिंग ये दो यूज करके देख लो आप। एक दुकान मेरे को ऐसा मिला जो मेरे सामने 10-10 शर्टें खोल के रख दिया, बोला भाई कोई भी चूज कर लो आप। वो कस्टमर सर्विस है। मैं अगर नहीं भी लेता ना, मैंने बोला सर शायद मैं ना लूं, क्या पता आप इतना ऊपर, बोला सर कोई नहीं वो हमारा काम है। मैं 10 की जगह 20 दिखाऊंगा आपको, लेना ना लेना वो आपके ऊपर है। दिखाना मेरा काम है, मैं दिखाऊंगा जरूर। नहीं दिखाया तो वो कस्टमर के लिए गलत है। वो कस्टमर सर्विस है। अब मैं उस दुकान का रेगुलर कस्टमर बन चुका हूँ, तो वो कस्टमर सर्विस है। वो कस्टमर सर्विस की वैल्यू हो। कस्टमर सर्विस अगर आप दे सकते हो ना कस्टमर को, डेफिनेटली आपका कस्टमर जो है ना आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो आपको इस चीज पे फोकस करना आना चाहिए। अब अपने जो जिस क्लाइंट से आप बात कर रहे हो ना, उससे बोलो कि सर कस्टमर सर्विस में क्या क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हो कि आपका कस्टमर आपको छोड़ के ना जाए, लंबे वक्त तक आपके साथ जुड़ा है। ऐसे एग्जाम्पल दो, जो मैंने शर्ट का एग्जाम्पल दिया, ऐसे 10 एग्जाम्पल और होंगे आपके पास, वैसे एग्जाम्पल दो आप लोग। होटल का एक एग्जाम्पल है जहाँ पे एक एक कपल गए हुए थे, जो हस्बैंड था वो चल नहीं पाता। हम्म, तो उनको ना होटल के वहाँ पे वो क्या हो गया कि वहां पे कोई रैंप ना होने की वजह से कोई व्हीलचेयर लेके जाना पॉसिबल नहीं था। होटल के एक स्टाफ ने बाहर से सुन लिया उनको अंदर बात करते हुए, सफाई का काम कर रहा था, उसने सुन लिया कि भाई हमारा तो मन था आज रात को हम बाहर डिनर करेंगे, बीच में पूरा सब सेटअप लगा के, बट व्हीलचेयर तो जाएगी और रेत है, व्हीलचेयर अगर लेके जाने की कोशिश करेंगे उस पे तो व्हील उसका दब जाएगा रेत में, नहीं हो पाएगा। तो वो गया एम्प्लॉय, जाके मैनेजर को बोला सर मैंने तो ये सुन के आया, मेरे से गलती हो गई, मैंने प्राइवेट कन्वर्सेशन सुन ली, बट ये चीज मैंने सुना सर। तो मैनेजर ने शाम को उनको बुलाया, दोनों को घर में, सर आप लोगों का डिनर अरेंज हो गया है, आप लोग प्लीज आ जाइए। तो उन्होंने बोला भाई कौन सा डिनर, हम तो यहीं पे रूम में। बोला नहीं नहीं सर हमने सी बीच पे आपके लिए डिनर का अरेंजमेंट कर दिया। कैसे? तो बोले सर हमने ना अभी एक टेम्पररी वुडन रैंप बना दिया है, हम आपको लेके जाएंगे, वहीं पे आपका डिनर का अरेंजमेंट है प्रॉपर, आप वहीं पे डिनर करेंगे। हमारे एक एम्प्लॉय ने आपको बात करते हुए सुन लिया था, और हमारे लिए हमारे कस्टमर की इच्छा ही सबसे ऊपर है। नाउ दैट इज कस्टमर सर्विस। और उन्होंने डिनर कम्प्लीमेंट्री किया। उसके बाद कस्टमर को बोला सर गलती हमारी है, हमने कभी सोचा नहीं कि ऐसा सिनेरियो हो सकता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आप 1 महीने का वक्त दे दीजिए हमें, अगली बार जब 1 महीने बाद आप आएंगे ना यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर रैंप बनी हुई होगी, वुडन टेम्पररी रैंप नहीं, प्रॉपर हम लोग रैंप बना रहे हैं, कंक्रीट कैसे डाल के प्रॉपर बना रहे हैं, ताकि हम लोग ऐसे डिनर यहाँ पे अरेंज कर पाए आप लोगों के लिए। वो कस्टमर सर्विस है। तो आपने कस्टमर से अपने क्लाइंट से पूछिए कि सर क्या आप कस्टमर सर्विस में ऐसा कुछ एक्सेप्शनल कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर रहा है। अच्छा अगर नहीं कर रहे तो कैसे करेंगे ये भी एलपी में बताते हैं। हाँ, एक नहीं 100 एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि कस्टमर सर्विस में किस तरीके से काम करना चाहिए ताकि कस्टमर जो है आपको छोड़ के जाने का ना सोचे। देन है यूनिक प्रोडक्ट। क्या ऐसा मैं यूनिक प्रोडक्ट रख सकता हूँ मेरे शॉप में, मेरे बिजनेस में, ताकि वो कोई और ना बना पाए, कोई और इनिमिटेबल जिसे कहते हैं हम, या फिर कोई और ला ना पाए, कोई ऐसा एक्सक्लूसिविटी एग्रीमेंट कर दिए कि भाई इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर मैं ही हूँ। तो फिर वो यूनिक प्रोडक्ट, अब मैंने प्यूमा का शूज बेचना है मैंने, या फिर नाइकी का शूज बेचना है, तो मैंने एक्सक्लूसिविटी एग्रीमेंट कर लिया उनके साथ कि भाई इस पूरे एरिया में 10 किलोमीटर रेडियस में बस मैं ही बेचूंगा। ठीक है, अब वो यूनिक है। जिसको भी स्पोर्ट्स शूज लेना है, उसको इवेंचुअली नाइकी का स्पोर्ट्स शूज चाहिए तो मेरे पास आना ही पड़ेगा, वो मजबूर है, उसके पास ऑप्शन है ही नहीं मार्केट में। और तो यूनिक प्रोडक्ट, ये एग्जांपल है। बट ऐसे क्या यूनिक प्रोडक्ट, अगर आप खुद से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो तो ऐसा क्या यूनिक प्रोडक्ट मैं रख सकता हूँ जो मेरे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, जो प्रोडक्ट कोई और नहीं रख सकता है। तो उससे क्या होगा, आप मार्केट में वो चीज क्रिएट कर पाओगे कि कस्टमर आपको छोड़ के ना जाए, आपको यूनिक प्रोडक्ट लेने के लिए आएगा आपके पास, और दो चार और प्रोडक्ट लेके जाए। मूव करते फ्रेमवर्क की तरफ। फ्रेमवर्क पे बताया गया है कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करिए आपके लार्जेस्ट प्लेयर आपके इंडस्ट्री में कौन है जिन्होंने कोई एग्जिट बैरियर बनाया है। उसके बाद उनका एग्जिट बैरियर क्या है वो नोट डाउन करिए। आपके मतलब क्लाइंट को बोलिए कि भाई आपके इंडस्ट्री में कौन है प्लेयर बड़ा, देखो।
उनका एग्जिट बैरियर देखो, और आप देखो कि आप कौन सा एग्जिट बैरियर आप इंप्लीमेंट करने वाले हो। क्या क्या है एग्जिट फीस, जैसे मैंने बोला LIC का, सर्च कॉस्ट माइक्रोसॉफ्ट, लर्निंग कॉस्ट अगेन माइक्रोसॉफ्ट, टेक्निकल एफर्ट माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, इस पे भी हम सीखने में बहुत टाइम लगेगा। इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, अगर हम मूव करते हैं एक टूल से दूसरे टूल में, तो इक्विपमेंट हमें नए लाने पड़ेंगे। जैसे हम विंडोज चेंज करके अगर लिनक्स लाना चाहिए या मैक लाना चाहिए, तो कंप्लीटली लैपटॉप चेंज होगा मेरा, राइट। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट ज्यादा आएगा। स्टार्टअप और सपोर्ट कॉस्ट उसके लिए जो आएगा वो ज्यादा होगा। फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, मेरे को लॉस हो सकता है उस पे। सोशल रिस्क, जैसे मैंने मर्सिडीज बेंज का एग्जांपल लिया, इमोशनल रिस्क सेम आईफोन मर्सिडीज, साइकोलॉजिकल रिस्क, तो वो सारी चीजें आप इनमें से चूज कर सकते हो। अगर आपका कस्टमर बोल रहा है कि भाई इनमें से कुछ भी इंप्लीमेंटेबल नहीं है मेरे लिए, तो अदर में कौन सा हो सकता है, जैसे कस्टमर सर्विस हो गया, यूनिक कोई प्रोडक्ट हो गया, ऐसा क्या चीज वो कर सकते हैं, उसके अराउंड वो लिख सकते हैं। और उसके बाद राइट 5 थिंग्स यू कैन डू टू बिल्ड बैरियर इन योर बिजनेस सो दैट कस्टमर डजंट लीव यू। तो 5 ऐसी चीजें आपके कस्टमर को बोलिए वहां पर नोट डाउन करने के लिए, जिससे कि आपका कस्टमर का जो आपके कस्टमर का जो कस्टमर है, आई मीन जो बिजनेसमैन है उसका जो कस्टमर है, वो उसको छोड़ के ना आ जाए, ऐसी कोई वजह उनके लिए क्रिएट करें। तो ये थे दोस्तों आज के दोनों फ्रेमवर्क, पहला VRIO, वैल्यूएबल रेयर इनइमिटेबल एंड ऑर्गेनाइज, और उसके बाद हमने किया मार्केट स्विचिंग बैरियर। यानी सबसे पहले तो हमने ये बोला कि बिजनेस स्केलेबल बिजनेस मॉडल कैसे बनाए इनोवेटेबल प्रोडक्ट के साथ, वैल्यू डिलीवर करते हुए, और बिजनेस को स्केल कैसे करें ऑर्गेनाइज तरीके से। और दूसरा, अगर उस कैटेगरी में आप इनोवेटेबल प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर पा रहे, तो फिर आप किस तरीके के मार्केट बैरियर्स को यूज कर सकते हैं, ताकि आपका कस्टमर लंबे वक्त तक आपके साथ जुड़ा रहे और रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल आप डेवलप कर पाए ना। ठीक है, यही यही आज के दोनों फ्रेमवर्क्स थे। ओवर टू यू विवेक सर। पे चला जाता है। तो ऐसा क्या, ऐसे कौन से बैरियर्स आप समझ रहे हैं? अब देखिए, कस्टमर अगर आपका स्विच कर रहा है तो कुछ ना कुछ आपको रीजन, कुछ ना कुछ आपको बैरियर डालना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो कस्टमर आपका इजीली स्विच करेगा। तो ये मार्केट स्विचिंग बैरियर जो दूसरा फ्रेमवर्क है, अगर कोई कस्टमर आपका आपको ऐसी प्रॉब्लम बताता है कि सर मेरे ग्राहक जो है ना, वो एक बार मेरे पास आते हैं या कुछ दिन मेरे पास आते हैं, कुछ दिन मेरे पास आते हैं, कुछ दिन मेरे से डील करते हैं, मेरे से परचेज करते हैं, मुझसे बाय करते हैं, उसके बाद बाद में कंपटीटर के पास चले जाते हैं या दूसरी जगह ऑप्शंस ढूंढने लग जाते हैं। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा कस्टमर दूसरी जगह कहीं देखे ही नहीं, कहीं जाए ही नहीं। तो ये मार्केट स्विचिंग बैरियर्स का जो फ्रेमवर्क है ना दोस्तों, ये आपके कस्टमर्स को बहुत हेल्प करेगा। और आज के इस सेशन से आप लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, आप लोगों को पता चला ये 52 फ्रेमवर्क्स कितने पावरफुल फ्रेमवर्क्स बनाए हैं डॉक्टर विवेक बिंदु, जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर दिए जाते हैं। और इन फ्रेमवर्क्स के ऊपर कंटिन्यूअस 1 साल तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है हमारे LFP कोचेस के द्वारा। अगर आपका कस्टमर लीडरशिप फनल प्रोग्राम का डायमंड, प्लेटिनम या प्रीमियम वेरिएंट को परचेज करता है, तो हमारे जो कोचेस होते हैं ना दोस्तों, जैसे अभी सर समझा रहे हैं ना, ऐसे ही आपके कस्टमर को समझाते हैं डिटेल में, एक एक फ्रेमवर्क को। हर हफ्ते फ्रेमवर्क मिलता है कस्टमर को। 52 हफ्ते का प्रोग्राम है लीडरशिप फनल प्रोग्राम। लीडरशिप फनल प्रोग्राम 3 दिन का प्रोग्राम नहीं है, 3 दिन का तो फिजिकल ट्रेनिंग है, फिजिकल बिजनेस ट्रेनिंग है। लेकिन लीडरशिप फनल प्रोग्राम 1 साल का प्रोग्राम है। तो हर हफ्ते एक फ्रेमवर्क ऐसे कस्टमर को दिया जाता है, HR के ऊपर, सेल्स के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, कस्टमर सर्विस के ऊपर। और हमारे जो LFP कोचेस होते हैं, जैसे अर्नोबा सर ने अभी आप लोगों को समझाया, ऐसे ही डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कस्टमर्स को और इम्प्लीमेंट करवाते हैं उन फ्रेमवर्क्स को उनके बिजनेस के अंदर, है ना। तो कितना जबरदस्त सपोर्ट है ना LFP कोचेस के द्वारा, जो आपके कस्टमर्स को 1 साल तक दिया जाता है LFP के अंदर। तो ये फीचर्स जो है बताइएगा अपने कस्टमर्स को, इन फ्रेमवर्क्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग दीजिएगा अपने कस्टमर्स को। जाते जाते मैं इंपॉर्टेंट एक अपडेट आप लोगों के साथ में देना चाहूंगा। तैयारी कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप सबके पास में 8-9 दिन बाकी रह गए हैं दोस्तों। और इन 8-9 दिन के अंदर आपको वो करके दिखाना है जो 20 दिन के अंदर नहीं हो पाया अगस्त के अंदर, राइट। तो थोड़ा कमर कस लीजिए अपनी, और फोकस के साथ अपने LFP कन्वर्जन पे ध्यान दीजिए, अपने LFP कन्वर्जन को जो है बढ़ाइए। अगले महीने 6, 7, 8 सितंबर को लीडरशिप फनल प्रोग्राम होने जा रहा है दिल्ली के अंदर, द उमराव होटल के अंदर, जिसमें हमने इस मंथ में करा था 1, 2, 3 और 3 अगस्त को। आपको ये देखना है कि आप उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। आप कितनी सेल्स निकाल रहे हैं, आप कितना कमीशन अर्न करके लेके जा रहे हैं। कल पारितोष सर आए थे, पारितोष सर ने भी आप लोगों को ये बातें जो है समझाई थी। तो बाकी लोग तो कमाएंगे, कहीं ऐसा ना हो आप रह जाएं, राइट। तो उसके लिए जो भी एफर्ट सर ने बताए थे कल की, कॉलिंग करनी है, लीड जनरेट करना, वो सब कुछ